बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ज़रूर है, लेकिन बराह रास्त आज का इशू उसमें पाकिस्तान का ज़िक्र उस तरह से मौजूद नहीं है कि जिसमें हम पाकिस्तान को फ़ोकस करके बात करें। लेकिन चूँकि ये एक इशू ऐसा है जिसमें पाकिस्तान और कश्मीर मुलव्वस हैं, तो हमें इस पे बात करना आज ज़रूरी है। ये बात है चाइना और जो इंडिया की इस वक्त सरहदी सूरत हाल है लद्दाख में, उसके हवाले से बात करना मकसूद है। और ये यकीनन एक ऐसी सूरत हाल है जो कि पूरे ख़ित्ते के साथ साथ दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल सकती है, क्योंकि दोनों एटमी सलाहियत की हामिल ममालिक हैं और उनके दरमियान अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो इसके नताइज किसी के भी कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे बात करें, आपसे गुजारिश ये करनी है कि आप अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और हमें अपने फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिए, शेयर भी कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि बर वक्त जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। गुजारिश ये है जी कि भारत की ठुकाई जारी है और चाइना ने एक तरह से कान पकड़वा दिए हैं इंडिया के, और वो जो इंडिया के अंदर अपनी साइज़ का और अपनी मिलिट्री माइट का जो एक जोम है वो तकरीबन टूट चुका है। और अब आप समझिए कि बात मिन्नत तरलों पर आ गई है, क्योंकि जो फ़ौजी गिरफ़्तार किए गए उनको छुड़ाने के लिए अब मिन्नतें तरले की जा रही हैं। और सुना ये है कि कुछ कैदी तो छोड़ दिए गए हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं छोड़े गए। इंडिया के नंबर्स कुछ और कहते हैं और चाइना के नंबर कुछ और कहते हैं। इस पे आगे चल के जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जैसा कि आप सबको इल्म है कि कश्मीर बुनियादी इशू है, कोर इशू है, और हमेशा से हम यही कहते रहे हैं कि कश्मीर के मसले को हल किए बगैर इस खित्ते में अमन जो है वो उसका क़याम नामुमकिन है। तो ये कश्मीर को जब हम मुतनाज़ा कहते हैं तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान और इंडिया का मामला नहीं है, इसमें कश्मीरी अवाम भी हैं और इसमें किसी हद तक चीन भी एक फ़रीक की हैसियत रखता है। और ये चीन की ये हैसियत आज से नहीं है। अगर हम 1962 से जो जंग हुई चीन के साथ भारत की, ये उसमें भी आपको नज़र आएगा कि बॉर्डर इशू थे और चीन के साथ भारत के ऑब्वियसली बहुत सारे और भी दीगर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, जैसे कि तिब्बत के जो दलाई लामा हैं उनके हवाले से और तिब्बत के हवाले से भी इशू है। अभी रिसेंटली ये हुआ कि 2013-14 में, इससे पहले चाइनीज़ जो अफवाज थी उन्होंने पेशकदमी की और भारत के अंदर उन्होंने कुछ जगह हासिल की, लेकिन उसके बाद बातचीत हुई और वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन वो चीज़ इसलिए ख़त्म हो गई कि वो एक आर्जी इशू था और किसी हद तक उसको बातचीत के ज़रिए रिज़ॉल्व किया जा सकता था। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, चूँकि भारत जो है उसने कोरोना की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल में कुछ नाजायज़ फ़ायदे उठाने की कोशिश की। और आपके इल्म में है कि हम एक पिछली वीडियो में ये ज़िक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत की जंग का भी ख़तरा मौजूद है। वो ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है। तालिबान का एक ऐलान भी आया हुआ है कि वो भारत के साथ किस तरह से मुस्तक़बिल में डील करने का इरादा रखते हैं। और अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान और अमेरिका की बातचीत अपनी जगह पे जारी है। वो एक बड़ा पस मंज़र है जिसमें ये सारी एक्टिविटी जारी है। समझने वाली बात यह है कि भारत ने हाल ही में जो नक्शे जारी किए हैं उन नक्शों के मुताबिक उसने बहुत सारे एरियाज़ को अपनी टेरिटरी ज़ाहिर किया है। आपने पिछले दिनों ये भी मीडिया पर सुना होगा और देखा होगा, और बहुत सारे सोशल मीडिया के जो आउटलेट्स हैं उन पर ये इस पे बात भी होती रही कि जो भारत के ज़राए अबलाग हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का टेम्परेचर बताना शुरू कर दिया जी कि आज गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इतना रहेगा, कम से कम इतना रहेगा। और वो गिलगित पर भी अपना क्लेम जो है वो किसी तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। अब उस वक़्त से जो ज़िम्मेदार इदारे हैं और जो पाकिस्तान की देख रेख करते हैं, अफवाज पाकिस्तान और दीगर जो इदारे, उनके कान खड़े हैं और वो मुस्तैद और वो चाको चौबंद हैं। उन्होंने इस हवाले से अपनी हिकमत अमली
चाक आउट कर रखी है कि उन्होंने किस तरह से इसका जवाब देना है। दूसरी तरफ भारत की ये भी ख्वाहिश और कोशिश थी कि चूँकि कश्मीर में सूरत हाल काबू में नहीं है, भारत की अपनी अंदरूनी जो सियासत है उसमें एक और तरह का इंतशार है। भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा जो है अब वो भारतीय मुसलमानों और दीगर अक़वाम पर भी खुलकर सामने आ रहा है कि वहाँ पर हिंदू के अलावा अब किसी और को रहने की उस तरह से आज़ादी नहीं दी जा रही, बल्कि जो रही सही लोगों के पास शख्सी आज़ादियाँ थीं वो भी सलब करने की कोशिश की जा रही है। शहरियत के कवानीन तब्दील किए गए हैं। इसी तरह से कश्मीर में जो डोमिसाइल का कानून है उसको तब्दील किया गया। वहाँ पर डेमोग्राफ़ी चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर हिंदुओं को ज़्यादा तादाद में लाकर बसाया जा सके, और अगर इस पर कभी रायशुमारी की नौबत आए तो भारत अपने नंबर्स को बेहतर सूरत हाल करके दुनिया के सामने रख सके। ये वो एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ी साजिश है जो भारत की तरफ से रचाई जा रही थी। इसमें उन्होंने जो चाइनीज़ इंटरेस्ट है उसको बिल्कुल आप समझिए कि उन्होंने नहीं सोचा कि इस पे चाइनीज़ भी रिएक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और तरह की है। पाकिस्तान का साइज़ छोटा है। पाकिस्तान दरअसल जब भी भारत की एग्रेशन के ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो वो अपने वजूद को जो लाहक ख़तरात हैं सिर्फ उनसे बचाव के लिए खड़ा होता है। पाकिस्तान ने आज तक कभी उस तरह से एग्रेशन शो नहीं किया भारत की तरफ। लेकिन ये हिकमत अमली जो अब भारत ने इख्तियार की है उसमें शायद उसने चाइना को भी और तरह से काउंट किया, और चाइना के रिएक्शन को शायद वो मिस जज और मिस रीड कर गए। चाइना ने जुमे की जो गुज़श्ता जुमा है इसकी इस दिन से ये कार्रवाई शुरू हुई, और 5 जगह से बल्कि 5 से ज़्यादा मकाम अगर आप जो फिंगर्स हैं लद्दाख वादी की 2 से 8 के दरमियान, तो ये 6 मकामात तकरीबन बनते हैं। और कहा यह जा रहा है कि 5000 से ज़ायद चीनी फ़ौजी जो हैं वो लद्दाख के अंदर दाखिल हो गए हैं, और ख़ुद इंडियन मीडिया ये तस्लीम कर रहा है कि वो 3 किलोमीटर अंदर तक आ चुके हुए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ये चाइना को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? एक तो ज़ाहिर है कि वो भारत ने जो नक्शे जारी किए और जिस तरह से वो इस खित्ते पर अपना अमल दखल बढ़ाना चाहता है, और ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है कि सी पैक का प्रोजेक्ट जिसके 2 मेन बेनिफिशरी हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना। चाइना सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, विजन भी उसका है, प्रोग्राम भी उसका है, पैसे भी वो लगा रहा है। और चूँकि चाइना के तमाम रास्ते जो इस रूट से खुलेंगे, वन बेल्ट और वन रोड का जो इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं, तो पाकिस्तान एक तरह से इसका दूसरा बड़ा बेनिफिशरी बनकर सामने आता है। इसमें दुनिया के दीगर तमाम ममालिक जो शरीक हो रहे हैं वो भी हर जगह, हर मुल्क अपनी अपनी जगह पर इसका बेनिफिशरी होगा, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि चाइना के साथ रवाबत के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल होगा, तो उस हवाले से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को निस्बतन ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और उसकी पोजीशन भी कुछ और है। अब भारत इस हवाले से मुतअद्दिद बार अपने एतराज़ात सामने ला चुका है कि वो सी पैक के इनिशिएटिव पर किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। इसको रोकने के लिए वो किस तरह से सफारती तौर पर भी काम कर रहा था, और साजिशों का बाज़ार भी गर्म किया हुआ था। किस तरह से बलूचिस्तान में जारी जो सी पैक के मंसूबे हैं उनको सैबोटाज करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के मंसूबों को सैबोटाज करने की कोशिश की गई। भारत की जो तौसी पसंदाना हिकमत अमली या उसकी सोच है उससे उसका कोई भी हमसाया महफूज नहीं है। अगर आप नज़र दौड़ाएं भारत के इर्द गिर्द तो आपको पता चलेगा कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इसकी हर मुल्क के साथ लड़ाई हो चुकी है, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि वो जो एक हिंदुत्व की सोच है वो दुनिया पर गलबा चाहते हैं और दुनिया में हिंदुत्व का निफाज चाहते हैं। उनके ख़्याल में इस दुनिया में सिर्फ़ हिंदू को रहने का हक़ है और बाकी तमाम मज़ाहब और अफराद जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनको इस दुनिया में रहने का हक़ दिया जाए। खैर, ये उनकी सोच थी। अब इस सी पैक को रोकने के लिए जो प्रोग्राम था, और जिसको हम पिछले प्रोग्रामों में कहीं बात भी कर चुके हैं इस पर कि फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा और पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो सकती है, तो वो एक छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग था। बड़ा प्लान ये था कि गिलगित पर हमला करके और पाकिस्तान को गिलगित को पाकिस्तान से काट दिया जाए और गिलगित पर कब्ज़ा कर लिया जाए। क्योंकि सिल्क रोड का जो बड़ा हिस्सा है और मेन हिस्सा है जो पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है, वो गिलगित बल्तिस्तान ही वो इलाका है जहाँ से पाकिस्तान और चाइना के रवाबत बनते हैं। वो गिलगित को काट कर इस इनिशिएटिव को ख़त्म करना चाहता था।
और इसीलिए उन्होंने गिलगित के जो इलाके के टेम्परेचर बताने शुरू किए कि मुस्तकबिल करीब में वो अपने जो हिकमत अमली पर अगर कारबंद होता है और उसको ये अपना केस इस्टेब्लिश करने में थोड़ी आसानी रहेगी। पाकिस्तान को ये बात पता लग चुकी थी और ये बात चाइना के इल्म में भी थी कि सी पैक को ख़त्म करने के लिए अब भारत जो है वो फ़ौजी क़ुव्वत का इस्तेमाल करने वाला है। इसीलिए पाकिस्तान और चाइना ने इस हवाले से मुशावरत भी की और भारत को इस मामले से बाज रखने के लिए सिफारती तौर पर कोशिश भी की गई, लेकिन ज़ाहिर है कि भारत इस मामले में अकेला नहीं है। चाइना को बड़ी मुआशी ताकत बनने से रोकने के लिए अमेरिका इस सारे प्लान के पीछे है, इसराइल इसके पीछे है। ये एक बड़ी बैनुल-अक़वामी गेम है जिसमें वो जो हम बार बार बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो महल वक़ू है वो इसका एक बहुत बड़ा एसेट है, तो ये वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत है। ये वो अब आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट बनने जा रहा है पूरी दुनिया में, कि जहाँ से चीन के और बाकी दुनिया के मामलात तय होने में जो मसाइल होंगे और उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उसको महदूद करने के लिए जब साजिशें होंगी तो पाकिस्तान को रिएक्ट करना पड़ेगा। अब जब ये बात तय हो गई कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है और उसने उन इलाकों को जिनको लद्दाख की वादी कहा जाता है और जहाँ पर इस वक्त चाइना और भारत की लड़ाई हो रही है और बाज़ जगहों पर यह भी इतलात हैं कि वहाँ पर हाथों से दस्त बस्ता भी लड़ाई हुई है, पत्थरों से भी लड़ाई हुई है और उसके बाद बेशुमार जो भारतीय फ़ौजी हैं उनको कैदी बना लिया गया है। तो कश्मीर के हवाले से जो भारत का एक क्लेम 1947 से वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वो ना पाकिस्तान तस्लीम करने को तैयार है, ना कश्मीरी उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं और ना ही चीन उसको तस्लीम करने के लिए तैयार है। ये वो पस मंज़र है जिसके अंदर ये हालिया वाक़यात रूनुमा हुए। अब की बार जो जुमा के दिन जो चीनी फ़ौज की तरफ से पेशकदमी हुई है उसका बुनियादी मकसद ये है कि भारत की तवज्जो को मरकूज़ किया जाए चीन के ऊपर, ना कि पाकिस्तान जिसके ऊपर वो हमला करने की तैयारी कर रहा है। अच्छा खैर, इसको यूँ भी समझने की ज़रूरत है कि हम इसको अगर रवायती तौर पर लपेटना चाहें तो कह सकते हैं जी पाकिस्तान और चीन की बड़ी दोस्ती है, चीन के साथ हमारे तल्लुकात समंदरों से गहरे, हिमालय से ऊँचे और शहद से मीठे और फौलाद से मजबूत। लेकिन 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 मैं जब भी बात करता हूँ फ़ॉरेन पॉलिसी की तो मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग खैर इस पे ज़्यादा मुझसे इल्म रखते हैं, लेकिन जो मेरा नाक़िस इल्म मुझे बताता है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो ख़ारजा पॉलिसी है या एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक़ होते हैं, वो तल्लुकात इस तरह से नहीं है जैसे मेरे और आपके तल्लुकात हैं, मेरे हमसाये के साथ या मेरी गली वालों के साथ जो तल्लुकात हैं, आपके क्लास फेलो के साथ या आपकी दुकान के साथ वाली दुकान के साथ या आपके ऑफिस में काम करने वाले दीगर कोलीग्स के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, जिसमें आप रूठ भी सकते हैं, मना भी सकते हैं और एक दूसरे के साथ बारगेन करके मामलात को तय भी कर सकते हैं। जब हम ममालिक की सफारती हिकमत अमली की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ हुआ करती है वो उस मुल्क का अपना मुफाद हुआ करता है, वो उसकी स्ट्रेटेजिक जो उसका इंटरेस्ट है वो सबसे पहले उसको सेफगार्ड किया जाता है, बाकी चीज़ें सारी बाद में हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि चीन इस वक्त जो भी कुछ कर रहा है उसमें ज़रूर पाकिस्तान का फ़ायदा है, लेकिन ये बराह रास्त चीन का अपना मुफाद है जिसको इस वक्त ख़तरात लाहक हैं, जिस पे उसके खरबों डॉलर लग चुके हैं सी पैक के ऊपर। अब इस मौके पर आकर अगर भारत, अमेरिका और इसराइल के गठजोड़ के बायस उनको यहाँ पर अगर किसी किस्म की रुकावट का सामना करना पड़ता है तो वो शायद उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नई ख़बरें और भी आ रही हैं, चूँकि ताइवान के मामले में भी चीन ने कुछ पेशरफ्त की है और कुछ बहरी बेड़े जो हैं वो ताइवान की तरफ भी रवाना किए हैं। वो जो आबनाए मलाका के मामलात हैं और जिस तरह से चीन की मुआशी नाकाबंदी करने के लिए उसके समंदरी रास्ते बंद करने की एक रिहर्सल माजी में की जा चुकी है और वो प्लान भी सारी दुनिया के सामने है, उसके ऊपर भी चीन की नज़र है और चीन ये समझता है कि उसको बैक वक्त बहुत सारे मुहाज़ों पर लड़ना है और बहुत सारी जगहों पर अपना आप शो करना है, उसको अपना साइज़ दिखाना है कि वो इस वक्त भी अगर कोरोना से उसको मामलात में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो इसके बावजूद भी वो इस काबिल है कि वो पूरी दुनिया के साथ निमट सके और अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अब ये जो लद्दाख का मामला है इसमें
अब की बार जो चीनी फ़ौजी दाखिल हुए हैं ये वापस जाने के लिए दाखिल नहीं हुए। और पिछली वीडियो में हम ये भी एक बात कर चुके हैं कि इस इलाके के नक्शे अभी तक क्या कभी माजी में भी इनका तबादला नहीं हुआ। कोई बाज़ाब्ता आप कह लें कि कोई वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात होती है वो कहीं एग्जिस्ट उस तरह से नहीं करती थी, क्योंकि ये जो लद्दाख वैली के इलाके हैं और गैलवन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर एज सच आप कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं देखते। इस पर एक छोटा सा जो मैंने हिस्सा कल किया था उसमें बताया था कि वो किस तरह से फिंगर 2 और फिंगर 8 को हदबंदी मानते हैं दोनों फरीक अपनी अपनी जगह पर। लेकिन ये बात अब की बार तय है कि पक्के मोर्चे बनाए जा रहे हैं, बंकर तामीर किए जा रहे हैं चीन की तरफ से। और चीन ने एक स्टेप आगे जाके, चूँकि आपके इल्म में है कि नेपाल का जो सरहदी इलाका है जिसमें सड़कें तामीर की जा रही हैं सी पैक के हवाले से, भारत उस पर भी मोतरज़ है और वो नेपाल के साथ उस पर एक तरह से जारहाना मूड में बातचीत कर रहा है और वहाँ पर भी एग्रेशन का ख़तरा है भारत की तरफ से। तो चीन ने वहाँ पर नेपाल को भी सपोर्ट का मैसेज दे दिया है और उनको बता दिया है कि वो भारत से इस वक्त खौफज़दा ना हो और इस वक्त वो खुलकर जवाब दे और वो पूरी तरह से उसकी मदद करेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वक्त भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, नेपाल पर हमला करता है, तो उसको सामने से चीनी मुदाफ़त का सामना करना पड़ेगा और चीनी पूरी क़ुव्वत के साथ अपने सी पैक को बचाने के लिए, अपने वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव को बचाने के लिए, जो कि उनके सदर शी जिनपिंग का जो विज़न है, उसको बचाने के लिए वो पूरी क़ुव्वत भी इस्तेमाल करेंगे, सरमाया भी, और अपनी जो उनकी मिलिट्री माइट है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो नेपाल को भी ये कह दिया गया है, पाकिस्तान के साथ मामला चीन के ऑलरेडी पहले से तय हैं। तो अब की बार ये हुआ है कि जो लद्दाख में जहाँ चीनी मौजूद हैं उनको 15 मिनट के वक्फे से मज़ीद कुमक भी पहुंचाई जा सकती है, रसद भी पहुंचाई जा सकती है। सड़कों का नेटवर्क जो है कुछ बन गया हुआ था, कुछ अब बन रहा है। पक्के मोर्चे बंकर तामीर किए जा रहे हैं। हैवी गाड़ियों को वहां पर मूव करते हुए देखा गया है। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो जो है वो वाज़े करते हैं कि चीन इस दफ़ा किसी और डिज़ाइन से आया है और भारत की कोशिश ये थी कि किसी तरह से जो सरहदी अफवाज के दस्ते हुआ करते हैं उनकी एक फ़्लैग मीटिंग हुआ करती है जिसमें बैठ के वो छोटे मोटे मामला जो हैं वो तय कर लिया करते हैं। तो वो मीटिंग के लिए बार बार उसके लिए कॉल कर रहे हैं, लेकिन आगे से चाइनीज़ की कोई जवाब नहीं आ रहा और ना चाइनीज़ इस तरह का कोई इरादा रखते हैं कि वो भारत के साथ इस दफ़ा कोई बैठकर बात करेंगे। अब भारत को एक बहुत बड़ी उलझन और बहुत बड़ी मुसीबत का सामना है। भारत के सामने चूँकि अब वो अमेरिका के साथ उसके तल्लुकात माजी की निस्बत बहुत बेहतर है। वो आपके इल्म में है कि पहले वो रशियन ब्लॉक में था, उसके बाद वो गैर जानिबदार तहरीक का हिस्सा बना और उसके बाद अब वो अमेरिका की गोद में बैठ गया, तो उसने तो हर 3 तरफ से फ़ायदे उठाए। अब उसके सामने एक चॉइस आ रही है कि या तो वो एक पुरअमन मुल्क के तौर पर बिहेव करना सीख ले, इस खित्ते के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं या तो उनका पार्ट एंड पार्सल बन जाए, तो या फिर वो जंग लड़े जो कि असल में उसकी जंग नहीं है। वहाँ पर आपको मालूम है कि करोड़ों अफराद जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं। मुआशी हालात कोरोना से पहले भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बेशुमार इदारे उनके दिवालिया होने के करीब थे। बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं सोशल मीडिया पे इस पे भी बात कर रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो भारतीय मईशत की तबाह की बात की है, तो शायद वो उसको एक पंच लाइन या एक मजाक समझते हैं। वो मजाक नहीं है। अगर आप लोगों को ये बात भूल गई है तो आपको मैं याद कराता चलूँ कि कोरोना से पहले ही भारत अपनी हिस्ट्री के बदतरीन नंबरों से गुजर रहा था। उसके बेशुमार जो फैक्ट्रियाँ और कारखाने और इदारे बंद हो रहे थे, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, बैंकों से लोग फारग हो रहे थे, कर्ज़े वापस करने का जो रेट था वो भी गिर गया था और एक नई किस्म की मुसीबत थी जो कि शर नमो को भी बुरी तरह से मुतासर कर रही थी। और भारतीय शर नमो के नंबर्स जो हैं वो पिछले 10-12 साल की बदतरीन पोजीशन पर थे। और जब कोरोना आया और उसके बाद लॉकडाउन की सिचुएशन हुई तो आप समझ सकते हैं कि ये हालात कहाँ से कहाँ चले गए होंगे। अब अगर वो आगे बढ़ता है तो उसको चीन का सामना करना है, अगर वो अमेरिकी थपकी के ऊपर काम करता है तो उसको चीन पाकिस्तान की तरफ से
मुकाबला करना पड़ेगा उसको, और उसको ये भी पता है कि ये मुकाबला इतना आसान नहीं है। और अब अगर वो यहाँ से बैक आउट करता है तो फिर समझिए कि अफ़गानिस्तान में जो भारत के रहे से मफादात हैं वो भी समझ लीजिए कि फ़ारिग हो जाएंगे, और अमेरिका के साथ जो उसकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनने जा रही है या कोई थोड़ी बहुत उस्तवार हो भी चुकी है तो वो फ़ारिग हो जाएगी। इस वक्त उसके आगे कुआं और पीछे खाई है। भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन मुझे भारत की मुश्किल से ज़्यादा इस खित्ते के लोगों की मसाइब और मुसीबतों के हवाले से कुछ कहना है कि ये जो अरबा अफराद का ये खित्ता है जिसको हम जनूबी एशिया कहते हैं, इनके मुकद्दर में न जाने क्या बात है कि ज़िंदगी में मुआशी खुशहाली ना होने के बराबर है, और हर मुश्किल जो है वो इनकी मुश्किल है। और जब तक भारत अपनी तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम से बाज नहीं आता, जब तक वो अपनी हिकमत अमली पर गौर नहीं करता और दूसरों को जीने का स्पेस नहीं देता, तब तक मामलात बेहतर होना बहुत मुश्किल है। और अगले कुछ दिन जो हैं वो बड़े अहम होंगे, और पूरी दुनिया की नज़रें अब इस कॉन्फ्लिक्ट पर हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता हुआ किस तरफ जाता है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के हवाले से हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान हर तरह से मुस्तैद भी हैं और अपनी जान पर खिल कर इस वतन के दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए भी तैयार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।